बोलता है, ध्यान से सुनना, कि एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स, एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है जी, उसका वैल्यू जो है वो 260 साइन 628 टी लिखा हुआ है, is connected across a pure inductor of 5 millihenry inductive reactance in the circuit is। अच्छा देखो इसमें क्या बोलता है कि इसका जो इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस जो है वो 5 मिली हेनरी, हम पहले लिख लेते हैं डाटा फिर हम बताएंगे। हमको फाइंड करना है इंडक्टिव रिएक्टेंस। बहुत ध्यान से सब बच्चा देखना, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट बात, L से हम लोग डिनोट करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस को। कनक देखेगी सेल्फ इंडक्टेंस का SI यूनिट क्या होता है कनक? इंडक्टेंस का SI यूनिट ध्यान ही नहीं देती, सुन भी नहीं करती है, हेनरी होता है। सुनो सुनो मेरी बात, हम इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं बोले हैं, बात नहीं, ऐसा सुनना, थोड़ा एक जैसा सुनाई देता है, उस पर कंफ्यूज मत। रिएक्टेंस इंडक्टेंस एक जैसा लग रहा है तो उस पर कंफ्यूज मत होना, है ना। रिएक्टेंस अलग चीज है और इंडक्टेंस अलग चीज है। तो इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट हेनरी होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। तो एक ऐसा सर्किट है जिसमें केवल इंडक्टर लगा हुआ है और उसका सेल्फ इंडक्टेंस 5 मिली हेनरी है। हमको एक्सेल फाइंड करना है, तो एक्सेल का फॉर्मूला क्या, रुक जाना, ये रुक जाएगा, शुभम रहने दो, चलो शुभम बताओ, इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला बताओ। बोलो अनुविशा, इंडक्टिव रिएक्टेंस करी IM sin ओमेगा टी। बोलो सृष्टि, ओमेगा L होता है ना, बढ़िया बात। चलो अब ध्यान देना, ये वोल्टेज है, वोल्टेज का जो फॉर्म होता है वो VM sin ओमेगा टी का फॉर्म होता है ना जी। इससे हमको क्या पता चल रहा है कि ये जो 628 है यही ओमेगा है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि ओमेगा जो होता है ना वो 2 पाई बाई टी होता है, और 1 बाई टी को फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, तो 2 पाई न्यू या फ्रीक्वेंसी f, कोई भी सिंबल यूज करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम ओमेगा को 2 पाई f लिख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जब जरूरत पड़ेगा तब लिखेंगे, अभी जरूरत उसका नहीं है क्योंकि अभी ओमेगा हमको पता है 628 है। अच्छा अब देखो तो ध्यान देना, एक्सेल फाइंड करना है जी। ओमेगा हमको पता चल गया 628 है और L तो पता ही है 5 मिली हेनरी, तो उसको हेनरी में कन्वर्ट करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टेन टू द -3 का मतलब क्या, 1000 से डिवाइड करना, 3.14 ओम। देखो बन गया बस। देखो एक सर्किट है कुछ इस तरह से, यहाँ पे ये इसका जो, अच्छा एक बात बताओ ये कैसा सर्किट है जी? अरे छोड़ दो छोड़ दो, सीरीज LCR सर्किट है ना। इसमें एक्सेल दिया हुआ है, एक्सेल दिया हुआ है तुम्हारा 200 ओम। एक्सेल का मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। और XC दिया हुआ है 100 ओम और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100 ओम, ये 100 ओम ऐसे दिया हुआ है। और वोल्टेज जो सोर्स है ना उसका RMS वैल्यू दिया हुआ है VRMS 200√2 वोल्ट का है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है IRMS। ध्यान देना
आई आर एम एस जो होगा वो वी आर एम एस बाई जेड होगा, ठीक है। देखते हैं आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस बाई जेड होगा। किसी भी मतलब एसी सर्किट में रेजिस्टेंस मतलब जो चीज़ करंट को अपोज करता है उसको इम्पिडेंस बोलते हैं। अलग अलग सर्किट है, किसी सर्किट में इम्पिडेंस का रोल रेजिस्टेंस प्ले करता है, किसी में इंडक्टिव रिएक्टेंस, किसी में कैपेसिटिव रिएक्टेंस, है ना, अलग अलग सिचुएशन है। तो तुमको तो यहाँ पे Z फाइंड करना पड़ेगा, VRMS तो दिया हुआ है, ठीक है। बताओ Z का फॉर्मूला बताओ, इम्पिडेंस निकालने का फॉर्मूला सीरीज LCR सर्किट में बोलो। रूट अंडर R स्क्वायर XC माइनस का होल स्क्वायर भी तो बोलना पड़ेगा, ठीक है। R कितना दिया कनक, 100 दिया हुआ ना। R 100 का स्क्वायर करोगी 1 2 3 4। संगम बताओ आगे कैसे सॉल्व करें। XC कितना है 200, देखो समझना 100 माइनस 200 तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 1 2 3 4 अंडर रूट 2 1 2 3 4 अंडर रूट, तो इसको लिख सकते हैं √2 इंटू 100 या 100√2 जो लिखो। अब हमको क्या चाहिए, IRMS चाहिए जी, ये पहले निकाल लेना। VRMS दिया हुआ 200 √2 बाई √2 इंटू 100 या 100√2 से √2 खत्म, 2 आ जाएगा एम्पियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान देना क्वेश्चन में क्या बोलता है, इन अ सीरीज LR सर्किट, कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन सा सर्किट है, अगर तुमको सीरीज LCR वाला फॉर्मूला पता है, जो चीज़ नहीं है उसका टर्म गायब कर दो। LR सर्किट बोल रहा है C नहीं है तो C को छोड़ दो, या C से रिलेटेड कोई भी चीज़ है उसको हटा दो खाली कहानी से, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं क्या बोलता है। इन अ सीरीज LR सर्किट, एक सीरीज LR सर्किट है मतलब एक ऐसा सर्किट है जिसमें इंडक्टर है जी और रेजिस्टर है, बस 2 ही चीज़ है ऐसे सीरीज में कनेक्टेड है, या कोई भी AC सोर्स डाला हुआ है, ठीक है। बस इसमें बोल क्या रहा है कि जो इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस है ना वो इसके रेजिस्टेंस के बराबर है। ये जो XL प्रोवाइड करेगा, ये जो R प्रोवाइड करेगा, दोनों बराबर है, ठीक है। बोल क्या रहा, इस सर्किट में जो पावर फैक्टर है, इस सर्किट में जो पावर फैक्टर है उसका वैल्यू P1 है, ठीक है। पावर फैक्टर को P1 नाम दिया है। क्वेश्चन समझा रहे हैं पहले। अब क्या बोलता है, सेम इसी सर्किट में हम क्या कर रहे हैं, एक कैपेसिटर को कनेक्ट कर दे रहे हैं सीरीज में। ऐसा कैपेसिटर को कनेक्ट कर दे रहे हैं सच दैट इसका जो XC होगा वो XL के बराबर होगा, ऐसा कैपेसिटर कनेक्ट कर दिए। अब इस तरह का काम कर देने के बाद हम क्या करते हैं, ध्यान देना, अलग सर्किट बना देते हैं। नेक्स्ट में क्या किए हैं, एक इंडक्टर तो है ही अपने पास, एक रेजिस्टर है, एक कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट कर दिए, ठीक है। और ऐसा कैपेसिटर कनेक्ट किए कि उसका रिएक्टेंस इंडक्टर के रिएक्टेंस के बराबर है। तो इस सिचुएशन में ये चेंजिंग करने के बाद इसमें जो पावर फैक्टर है वो P2 आ गया। क्वेश्चन ये बोल रहा है, ठीक है। हमको क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है P1 और P2 का, यानी P1 बाई P2 फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम आंसर नहीं पूछ रहे हैं तुमसे, ठीक है, हम तुमसे पूछ ही नहीं रहे हैं, तब फिर ठीक। ध्यान देना, बढ़िया किया, अच्छा किया, गुड, वेरी गुड। देखो जी, पावर फैक्टर हम लोग, कौन बता सकता है पावर फैक्टर होता है, चलो तुम ही बता दो। ऐसा तो खैर हम नहीं बताए हैं कभी, ठीक किया, बढ़िया किया, बढ़िया किया। पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाई होता है, हम लोग ये जानते हैं, है ना। ध्यान देना,
पावर फैक्टर क्या होता है, देखो कोई ज़रूरत नहीं है, हम दिखा देते हैं ना, देखो समझो बात को, जितना पढ़ा है ना उसी से सब बन जाएगा। हमको पता है कि पावर फैक्टर जो होता है, तुम फिलहाल यहाँ पे पहला पावर फैक्टर को जो है सो P1 से डिनोट कर रहा है, तो पावर फैक्टर जो होता है वो cos फाई होता है, हमको ये बात पता है, पढ़ा ना जी, पावर इज इक्वल टू VRMS IRMS इंटू cos फाई, तो वही तो cos फाई पावर फैक्टर होता है। अच्छा अब देखो फाई के बारे में हम क्या जानते हैं, एक रिलेशन हम लोग को पता है कि tan फाई इज इक्वल टू XC माइनस XL बाय R होता है, ये बात पता है। अच्छा पहले सर्किट के सिचुएशन में क्या बोल रहा है, ध्यान देना, पहले सर्किट के सिचुएशन में क्या बोल रहा है, अगर हम पहले सर्किट के लिए सारा काम करें, यहाँ पे देखो 4 सर्किट 1 कर देते हैं, ठीक है। पहले सर्किट के लिए अगर हम बात करें, थोड़ा ध्यान से देखना है ना, तो tan फाई इज इक्वल टू, पहले सर्किट में तो XC है ही नहीं, तो XC हटा देते हैं, ठीक है, खाली XL है जी, और XL का जो वैल्यू है वो बोल रहा R के बराबर है ना, इस पहले सर्किट में XL इज इक्वल टू R है, बहुत ध्यान देना, ठीक है इन चीज़ों को। अच्छा एक और बात, एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखना, ये जो tan फाई होता है ना पावर फैक्टर, ये हमेशा हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं हमेशा, ठीक है, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होता है खाली वो लिया जाता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो XL का वैल्यू हम खाली R रख देंगे, R बाय R यानी 1 हो जाएगा, और tan फाई इज इक्वल टू 1 है, तो फाई क्या हो जाएगा 45 डिग्री या π/4, जो तुम लोग बोलो है ना, π/4 लिख देते हैं। अच्छा देखो फाई π/4 आ गया, तो पहला सर्किट का जो पावर फैक्टर होगा cos 45 डिग्री, यही होगा ना, 1/√2, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा दूसरा सर्किट के लिए अगर हम बात करें, सर्किट 2 की अगर हम बात करें, तो सर्किट 2 के लिए तो देखो तो tan फाई 0 हो जाएगा ना, क्योंकि सर्किट 2 में बोल रहा है XC और XL बराबर है जी, तो सर्किट 2 के लिए tan फाई 0, तो फाई हाँ 0, फाई 0 तो cos फाई 1। अब देखो P2 आ गया 1 और P1 1/√2 है, इतना प्रोसेस कर दिए, लेकिन तुम लोग आराम से इन सब चीज़ों को ओरली भी कर सकते हो, है ना। तो हमको P1/P2 करना है, तो 1/√2 आएगा, जो हम पढ़े हैं उसी से सब हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे किन दो चीज़ों का ज़रूरत पड़ा, पहला चीज़ पावर फैक्टर क्या होता है ये हमको पता होना चाहिए, और फाई का जो फॉर्मूला है या जो फाई का रिलेशन है ये वाला फॉर्मूला, ये हमको पता होना चाहिए। पहला बस हमको अगर ये फॉर्मूला पता है, tan फाई इज इक्वल टू XC माइनस XL बाय R, और XC XL बोल रहा है कि पहले सर्किट में XC है ही नहीं, तो XC खत्म कर दो, XL R के बराबर है तो 1 हो गया, tan फाई 1, तो फाई क्या हो गया 45 डिग्री, cos 45 डिग्री 1/√2, ओरली हो जाएगा ये चीज़, है कि नहीं। देखो एक और क्वेश्चन है, 2 सर्किट दिया हुआ है, समझना, एक सर्किट है 40 ओम का रजिस्टर है, और यहाँ पे एक AC सोर्स दिया हुआ है जो कि 220 वोल्ट का है, और इसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है जी, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ध्यान देना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन हम बता दिए, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है, ठीक है। एक और सर्किट, अच्छा इस सर्किट में रेजिस्टेंस है ये 40 ओम का, एक दूसरा सर्किट है 40 ओम, ठीक है, और 50 मिली हेनरी, ये 40 ओम है, ठीक है, ये 50 मिली हेनरी कैपेसिटर है जी, 0.5 माइक्रोफैराड का सीरीज LCR सर्किट है। $220 वोल्ट और सेम 50
हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का एक सोर्स लगा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान देना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें कुछ ऑप्शंस है, ठीक है। दोनों सर्किट को देख रहे हो। पहला ऑप्शन है कि पहला सर्किट का ना इस फोटो को ए नाम दिया हुआ है, दूसरे फोटो को बी नाम दिया हुआ है। बोल रहा है कि द आरएमएस करंट इन सर्किट बी कैन नेवर बी लार्जर देन ए, मतलब इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसका आरएमएस वैल्यू आई आरएमएस इसके आई आरएमएस से बड़ा कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आरएमएस क्या होता है समझना, 2-3 बात। ये सबसे पहला चीज़, अगर खाली ऐसे वोल्टेज लिख दे तो ये वी आरएमएस होता है ना। अगर ऐसे लिख दे, कुछ भी नहीं दिया हुआ है तुम्हारा, असल में एसी वोल्टेज को तो इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना, कुछ वी मैक्सिमम होना चाहिए, साइन ओमेगा टी इस फॉर्म में रहना चाहिए। अगर ये सब कुछ नहीं, खाली एक नंबर दे दिया है वोल्टेज V इज इक्वल टू ऐसे लिखा हो तो वी आरएमएस रहता है। और 220 वोल्ट तो हम लोग के घर में जो सप्लाई होता है वोल्टेज, उसका आरएमएस वैल्यू होता है, हमको पता है ना, हम कई बार बोल चुके हैं। अच्छा क्वेश्चन समझो, ऑप्शन समझो, कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है, ध्यान देना। क्या बोलता है कि इसका जो आई आरएमएस है वो कभी भी इससे बड़ा नहीं हो पाएगा, पहला क्वेश्चन ये बोलता है, ठीक है। अच्छा, अगर हमको आई आरएमएस निकालना होगा, हम लोग अभी देखे थे कि आई आरएमएस इज इक्वल टू वी आरएमएस बाई इम्पिडेंस होता है। अब एक क्वेश्चन में देखें, ठीक है। इस सिचुएशन में इम्पिडेंस का काम रेजिस्टेंस करेगा। इस सिचुएशन में इम्पिडेंस पता है हमको, आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर अंडर रूट होगा, ठीक है। यहाँ पे खाली कंपेयर करने हमको बोल रहा है, हमसे कोई वैल्यू नहीं पूछ रहा है। बोल रहा बताओ ये क्या पूछ रहा है कि इसका जो करंट है उससे कभी ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ये बोल रहा है, ठीक है। अच्छा देखो, जो आई आर एम एस अगर हो किसी भी सिचुएशन में आई आर एम एस जो होगा वो वी आर एम एस बाय ये वाला चीज़ होगा, यही होगा ना जी, ठीक है। अच्छा अब देखना एक इम्पॉर्टेंट सा बात, एक छोटा सा बात, जब सीरीज एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस आ जाता है, रेजोनेंस कब आता है कनिशा बताइए, रेजोनेंस का कंडीशन क्या होता है? गुड बढ़िया। जब XC और XL बराबर हो जाता है तब रेजोनेंस आ जाता है, और जब रेजोनेंस आ जाता है तो इस सर्किट का जो इम्पीडेंस होगा वो R के बराबर हो जाएगा। और जब ये R के बराबर हो जाएगा, जब इसका इम्पीडेंस और इसका इम्पीडेंस दोनों सेम हो जाएगा ना जी, क्योंकि इसमें भी R 40 है, इसमें भी R 40 है, XC XL सेम हो गया तो रेजोनेंस आ गया, रेजोनेंस पे इसका इम्पीडेंस R के बराबर हो गया। तो उस समय में जब इन दोनों का इम्पीडेंस सेम हो जाएगा और इन दोनों का VRMS का वैल्यू सेम है, उस समय इन दोनों का IRMS सेम होगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन इससे ज़्यादा तो कभी नहीं हो पाएगा ना। देखो समझना, इम्पीडेंस सीरीज एलसीआर सर्किट में इम्पीडेंस सबसे छोटा इसी सिचुएशन में होता है ना। देखो समझो बात को, इम्पीडेंस क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर। अगर एक्सी माइनस एक्सएल ये बराबर नहीं हुआ, ये टर्म जीरो नहीं हुआ, तो आर स्क्वायर कैलकुलेट करने पे कुछ ना कुछ आएगा। मान लो 15 आ गया या 20 आ गया, सपोज करो आर स्क्वायर, मान लो 100 आ गया आर स्क्वायर। ये दोनों XC माइनस XL इक्वल होके खत्म नहीं हुआ तो यहाँ से भी कुछ टर्म आएगा। मान लो यहाँ से 10 आ गया तो टोटल 110 आ गया ना जी, रूट अंडर 110। लेकिन जब ये 0 हो जाएगा तो ये खत्म हो जाता है, तो खाली बच जाता है रूट अंडर 100। मतलब सबसे कम इम्पीडेंस जो होता है वो रेजोनेंस के टाइम में होता है, इसीलिए उस टाइम करंट सबसे ज़्यादा होता है ना। लेकिन इम्पीडेंस मतलब रेजोनेंस के टाइम में भी इसका IRMS और इसका IRMS बराबर होगा।
इसमें सबसे ज़्यादा करंट तब फ्लो होगा जब रेजोनेंस आएगा, और रेजोनेंस के टाइम में भी इसका करंट इसके बराबर ही हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? यानी पहले ही ऑप्शन सही है जी, आगे बढ़ने का जरूरत ही नहीं है। नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हम डिस्कस कर दे रहे हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ध्यान देना। ऐसे एक स्क्वायर है, ऐसे एक स्क्वायर है, स्क्वायर का जो साइड का लेंथ है ना वो L है, साइड लेंथ L है, और इसके अंदर में एकदम एक छोटा सा सर्कल है। ध्यान देना, हम थोड़ा बड़ा बनाए हैं, लेकिन ये जो सर्कल है इसका रेडियस R है, और सर्कल का रेडियस जो है वो बहुत ही छोटा है L के कंपैरिजन में। ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। R जो है बहुत छोटा L के कंपैरिजन में। बोल क्या रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन फाइंड करना है। मान लो जैसे बोल क्या रहा है कि ऐसा सिचुएशन है जी, एक स्क्वायर है, फाइंड द म्यूचुअल इंडक्शन इन द अरेंजमेंट व्हेन अ स्मॉल वायर R इज प्लेस्ड इनसाइड। देखो एक बार फिर से बोल रहे हैं, थोड़ा समझेगा। बोलो जी रौनक, इंडक्टिव रिएक्टेंस का ऐसा यूनिट। देखो एक चीज है रिएक्टेंस, कहीं पे भी रिएक्टेंस दिखे, इम्पीडेंस दिखे, तो उसका ऐसा यूनिट होता है ओम, ठीक है। रिएक्टेंस चाहे कुछ भी, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, है ना। क्वेश्चन एक बार फिर से समझाते हैं, ध्यान देना। एक स्क्वायर है, L साइड लेंथ का स्क्वायर है, सुनेगा अब यहाँ देखो। L साइड लेंथ का स्क्वायर है, उसके सेंटर पे एक छोटा सा सर्कल है जिसका रेडियस R है। इसमें हमको म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। हम थोड़ा सा बता देते हैं क्योंकि पिछला चैप्टर था, हम लोग ये चीज़ पढ़े हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। ध्यान देना, अगर कई बार हम इस तरह से कई बार बता दिए, चैप्टर में तो बतेबे किए हैं, है ना, कई बार इन चीज़ों को हम लोग डील किए हैं। मान लो इसमें अगर कोई करंट I फ्लो हो रहा है जी, ठीक है, तो उसके चलते इसमें एक फ्लक्स जनरेट होगा, और फ्लक्स जो होता है वो MI होता है ना, ये बात जानते हैं। अगर इसमें जो EMF जनरेट होगा वो तुमको फाइंड करना है, तो -dφ/dt कर देते हैं, तो उससे M बाहर आ जाता है और dI/dt हो जाता है, ठीक है। हम फिलहाल इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, ठीक, ध्यान देना। अच्छा, और फ्लक्स जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया होता है, ये बात भी हम लोग जानते हैं। तो फाई के जगह BA लिख देंगे, BA = MI लिख देंगे, सीधा सीधी ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक। तो देखो अगर हमको इसमें अगर मान लो कोई भी करंट फ्लो हो रहा है, सपोज हम कर लेते हैं कि इसमें अगर I करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, कुछ भी, तो इस I करंट के चलते इसके सेंटर पे, स्क्वायर के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऐसे करंट पूरा फ्लो हो रहा है जी I करंट, इसके चलते सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये हम कैसे फाइंड करेंगे बता देते हैं। अगर ऐसे कोई भी वायर है, बहुत ध्यान से देखना, इस वायर के से अगर R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, और अगर ये वायर जो है ऐसे कुछ एंगल बना रहा है, मान लो ऐसे अल्फ़ा ऐसे बीटा एंगल बना रहा है, इसमें I करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके चलते यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, किसी को फॉर्मूला याद है? बोलो गिरी। बोलो म्यू नॉट। बोलो संगम, सही बोल रही है, बोलो। किसे बोलो 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 बोलो। गुड गुड, कौन बोलना चाह रहा था? अच्छा बोलो आदर्श, फिर से बोलो। अरे छोड़ो ना इन लोग का बात यार, तुम बोलो ना।
मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बताओ। क्या सर 4 बार बोल रहे हैं तुम, क्या सर बोल रहे हैं? म्यू नॉट, हाँ हाँ, अभी बोला तुम सुना नहीं, हमको सुनाई दे दिया यार। म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय क्या है जी, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये है। हम लोग किए हैं, शायद नोट्स में भी लिखा हुआ होगा फॉर्मूला। अब देखो समझना, ध्यान दो, इम्पॉर्टेंट बात, को बहुत भारी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना। ऐसा 4 गो है, ठीक है, तो हमको इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा जी वो 4 से खाली ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 कट जाएगा। म्यू नॉट बाय पाई आई। अच्छा ध्यान देना, अगर हम इस पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं, अब देखो खाली गप करता है ना, अभी देखना बताएगा जी, ऋषभ बताएगा, ठीक, बताओ ऋषभ, इस पॉइंट का इस वायर से डिस्टेंस कितना है? उस वायर से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? आराम से एकदम, कोई वैसा टेंशन लेने का बात नहीं, आराम से सोच के बताओ। थोड़ा भारी चीज़ है, हम मान रहे हैं, लेकिन हम तुमसे एक्सपेक्ट किए हैं कि तुम बता देगा। नहीं पता? बोलो आनंद। ठीक बोल रहा है। रौनक नहीं पता? बोले जी दिव्यांशु पीछे। गुड। यहाँ से यहाँ का लेंथ है L, ये एकदम बीच में है जी, तो वायर से इसका डिस्टेंस तो L/2 हो गया ना। तो यहाँ पे R के जगह पे हमको L/2 रखना पड़ेगा। ध्यान देना, इस फॉर्मूला में R के जगह पे L/2 रखना पड़ेगा। 2 ऊपर कर देते हैं कुछ इस तरह से। अच्छा देखो, जब ये एकदम बीच में हो ना, ध्यान से देखना, तो ये सब 45 बन जाएगा, ठीक है। ये 45 तो साइन 45 1/√2, साइन 45 1/√2, 2/√2, तो खाली 2/√2 होगा, तो ऐसे √2 अपना हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। सब कहानी ठीक चल रहा है? अच्छा, अभी आगे भी है बात, इसको मिटा रहे हैं ना। मैग्नेटिक फील्ड हम लोग का निकला, कैसे निकला, कोई दिक्कत हुआ समझने में? दिक्कत? हम फिर से करते हैं। देखो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? अरे देखो ना, हम बता रहे हैं, यहां कोई दिक्कत है? पक्का? अब देखो समझो, ये 4 काट दिए। R मतलब क्या हो गया, वायर से पॉइंट का डिस्टेंस, जो कि L/2 है। R के जगह L/2 रखेंगे, तो ये म्यू नॉट I बाय पाई, और R की जगह क्या रखें, L/2, तो 2 ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। और ये तो 2/√2 हो गया ना जी, ठीक है। 2/√2 1/√2 ये मैग्नेटिक फील्ड खाली आया है। अभी हम उधर फॉर्मूला लिखे थे कि फ्लक्स जो होता है वो mi होता है, और फ्लक्स जो होता है वो b इंटू एरिया होता है mi। ध्यान देना, हम क्या लिखेंगे, मतलब इसका फ्लक्स निकाल रहे हैं, ध्यान देना, इसका फ्लक्स निकाल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालें। ये बहुत छोटा है, ये ऑलमोस्ट सेंटर पे ही लाई कर रहा है, हम यही मान रहे हैं। क्वेश्चन में लिख दिया है कि r बहुत छोटा है L के कंपैरिजन में, तो ये जो सर्कल एकदम पॉइंटे पे आ गया है, ठीक है। तो पॉइंट पे यानी बीच का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फाइंड कर लिए। इसका जो फ्लक्स होगा b, ये वाला यूज करेंगे जी, 2, है ना। अच्छा पूरा लिख देते मल्टीप्लाई करके, 4 म्यू नॉट I बाय √2 पाई L, और एरिया जो होगा वो पाई r² होगा ना, पाई r², r दिया हुआ है,
आई काट देते हैं, ठीक है, पाई काट देते हैं जी, m फाइंड करना है, ये हो गया m का फॉर्मूला, ठीक है। ऑप्शन अगर मान लो थोड़ा बहुत अलग उलग होगा, जैसे रेशनलाइज कर दिया है ऊपर √2 तो 2√2 वगैरह इस फॉर्म में हो सकता है आंसर, समझ रहा है। तो खाली ये फॉर्मूला यूज किए, हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड खाली निकालनी है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े।